तो क्या चल रहा था अपने लोगों का 17th ग्रुप हम लोग देख रहे थे। 17th ग्रुप में आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में अपना क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मींस HCl गैस के बारे में। तो पहली हेडिंग आप लोग डालें क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस पहली हेडिंग है। तो क्लोरीन गैस को जो डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, ठीक है ना, जर्मन स्वीडिस्ट जो केमिस्ट थे, वो 1774 में सीले ने इसको डिस्कवर किया था। सीले नामक साइंटिस्ट ने, सीले सर ने। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, सीले इनका पूरा नाम था कार्ल विल्हेम सीले। कार्ल विल्हेम सीले सर ने डिस्कवरी की थी 1774 में क्लोरीन गैस की। और क्लोरीन गैस को जो प्रिपेयर करने के जो मेथड हैं उनमें से दो मेथड हम लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला मेथड है बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड HCl। तो देखते हैं, अगर मैं मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट कराता हूं कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो हमें यहां से क्लोरीन लिबरेट होती दिखेगी। और किसके साथ क्या क्या प्राप्त होता है, यहां मैग्नीज का क्लोराइड MnCl2 के साथ क्लोरीन गैस और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां से वाटर भी रिलीज हो जाता है। अब रही बैलेंसिंग की बात, आप देखेंगे कि मैग्नीज क्लोराइड यहां पे बन रहा है अपने पास, ठीक है ना, मैग्नीज क्लोराइड बनता दिखाई दे रहा है। जब MnO2 को हम लोग किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो मैग्नीज का क्लोराइड क्लोरीन गैस लिबरेट होती दिखाई दे रही है और वाटर रिलीज होगा यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात है बैलेंसिंग, तो बहुत छोटी चीजें हैं अब आपके लिए। यहाँ पे आप आसानी से बैलेंसिंग भी दिखा सकते हैं। अगर बैलेंसिंग दिखाना चाहेंगे आप, 2 क्लोरीन और 4 क्लोरीन अपने को नजर आ रही, तो यहाँ ऑब्वियसली 4 लगाना पड़ेगा आपको। 4 क्लोरीन हो गया, इधर भी 4 क्लोरीन हो गया। 4 हाइड्रोजन के लिए आपको यहाँ 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग हो गई, जहां पे हम लोग क्लोरीन गैस को हम लोग यहाँ पे क्लोरीन की प्रिपरेशन चल रही है। तो क्लोरीन जो है वो कैसे हमें प्राप्त हो रही है, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl। और इसका एक और तरीका होता है, अगर आप देखना चाहेंगे, इसी का एक और मेथड होता है, ठीक है ना, मैं और करके इधर बता दे रहा हूं। यहां पे ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेटेड आप HCl लेके चलें। जो कंसंट्रेटेड HCl है वो यहां पे किस तरीके से लिया गया है वो भी खास बात है। तो जब आप देखेंगे NCERT में तो वहां लिखा हुआ है कि ये जो है वो किसके मिक्सचर के थ्रू लिया गया है, यहां पे NaCl और H2SO4 के मिक्सचर के थ्रू लिया गया है। मतलब क्या है कि अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट ना करा के अगर आप NaCl विद H2SO4 लेके चलेंगे तो भी यही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यहां क्लोरीन आपको प्राप्त हो जाएगी। मतलब क्या है मेरा, वो समझ लें कि इन प्लेस ऑफ HCl हम लोग क्या यूज करेंगे, MnO2 ऐसे ही रखा और मैंने HCl के प्लेस पे NaCl प्लस का H2SO4 में लेके चला। अब यहां पे जैसे ही आप इसको लेके चलेंगे तो चीज अपने को जो प्रोडक्ट है वो सेम मिलने वाला है, मैग्नीज का क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोरीन गैस और वाटर। बट ध्यान यहां रखना है अपने को कि अब यहां पे अपने पास, क्योंकि यहां पे अपने पास सोडियम भी नजर आ रहा, सल्फेट भी नजर आ रहा, तो यहां तो प्रोडक्ट में सोडियम सल्फेट दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब है यहां सोडियम बाई सल्फेट भी नजर आएगा अपने पास। रिएक्शन वैसी ही है बट मैंने HCl के प्लेस पे NaCl और H2SO4 को लिया है यहां पे। अब मैं बैलेंसिंग भी कर ले रहा हूं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बैलेंसिंग करूंगा तो यहां पे समझें, 4 क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन के लिए अपने को 4 यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 सोडियम हो चुके हैं तो अपने को यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। और 4 सोडियम के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अपने पास
क्या आ चुका है यहाँ पे कितने हो गए, 4 क्लोरीन नज़र आ चुके हैं, Mn नज़र आ गया। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूँ तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हैं, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। आप 4 4 जा 16 ऑक्सीजन यहाँ नज़र आ रहे हैं अपने को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 16 करने के लिए आप यहाँ पे भी 4 कर लें। यहाँ 4 4 जा 16 हुए, ये 16 हो गए। अब मुझे बताइए यहाँ पे अपने पास क्या रह गया है, NaHSO4। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन तो ये नज़र आ रहे हैं, और 4 हाइड्रोजन और बनाने के लिए मैं यहाँ 2 कर दे रहा हूँ। तो ये अपने पास ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 सोडियम हो गए, 4 सोडियम हो गए, 4 क्लोरीन, 2 2 4 क्लोरीन, Mn यहाँ पे एक है, एक ऑक्सीजन, 4 4 जा 16 और 2 18 ऑक्सीजन है यहाँ, 4 4 जा 16 और 2 18। यस, बैलेंस हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ भी अपने को देखें, यहाँ भी क्लोरीन अपने को लिबरेट होती दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया है कि HCl के प्लेस पे हमने यूज कर लिया है सोडियम क्लोराइड विद H2SO4। तो यहाँ पे चीज़ वही मिल रही, बस साइड प्रोडक्ट NaHSO4 क्यों मिल रहा है, क्योंकि सोडियम भी यहाँ इंक्लूड हो गया, सल्फेट भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर सोडियम सल्फेट अलग कर देंगे तो HCl ही नजर आएगा जो ये है। तो कभी हमको ऐसे भी रिएक्शन दिखाई दे सकती है, ऐसे भी दिखाई दे सकती है, बनना अपने पास क्लोरीन है, ठीक है ना। तो क्लोरीन को हम लोग कैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करके प्राप्त करते हैं क्लोरीन, वो आपने यहाँ पे देखा। अब मैं बात कर ले रहा हूं कि बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। देखें ये भी एक अच्छी रिएक्शन है। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो देखें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट किसके साथ हम लोग एक्शन करा रहे हैं, HCl के साथ, ठीक है। HCl, यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होगा, तो देखो पोटेशियम का क्लोराइड मिलेगा अपने को, फिर मैग्नीज का भी क्लोराइड मिलेगा MnCl2, फिर और क्या क्या मिलेगा यहां पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर भी मिलना है अपने को, और कर किस पर्पज से रहे हैं, क्लोरीन गैस प्राप्त करने के लिए। तो इतनी चीजें अपने को मिलने वाली हैं, पोटेशियम का क्लोराइड, मैग्नीज का क्लोराइड, वाटर एंड सॉरी यहां पे वाटर, HCl नहीं, यहां पे वाटर और क्लोरीन। अब इसकी रही बैलेंसिंग की बात, तो बैलेंसिंग भी कर लो। चलिए बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग बता दें यहाँ पे कितना क्या आने वाला है, मैं बैलेंसिंग कर दे रहा हूँ। 2 पोटेशियम, यहाँ पे 2 पोटेशियम कर लो, 2 मैग्नीज हो गए, तो यहाँ पे 2 आप कर देंगे, 2 मैग्नीज हो गए। यहाँ पे अपने पास 2 4 जा 8 ऑक्सीजन हैं, 8 ऑक्सीजन हैं, तो अपने को 8 ऑक्सीजन बना लिए, 8 ऑक्सीजन नज़र आ गए, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे 16 हाइड्रोजन नज़र आ गए। रही क्लोरीन 16 नज़र आ रहे, 2 2 2 जा 4 2 6, 2 2 जा 4 2 6, कितने रिमेनिंग हैं 10, तो यहाँ 5 कर दो, 5। तो ये भी बैलेंस हो गई अपने पास। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से हमें ये क्लोरीन प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लोरीन अपने को प्राप्त हो गई। तो यहाँ वही लिखा है कि क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीज डाइक्लोराइड विद कंसंट्रेटेड HCl और बाय द एक्शन ऑफ KMnO4 विद HCl। तो आपने यहाँ पे HCl के साथ MnO2 को ट्रीटमेंट कराया, HCl के साथ ही KMnO4 को ट्रीटमेंट कराया, और हमने किसकी प्राप्ति की, क्लोरीन की। अगर आपको बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल से नहीं करने में आ रही है तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे ABCD करके आपको मानना। हाँ, ध्यान ये रखना है कि मैग्नीज जब HCl के साथ करता है तो MnCl2 के साथ क्लोरीन लिबरेट होती है, वाटर अलग होता है। अगर इस HCl के प्लेस पे हम NaCl और H2SO4 लेके चलते हैं तो चीज वही है, MnCl2 Cl2 H2O के साथ साथ सोडियम बाई सल्फेट भी अलग हो जाता है। यहाँ पे KMnO4 के साथ अगर HCl का ट्रीटमेंट करते हैं तो पोटेशियम का भी क्लोराइड मिलेगा, मैग्नीज का भी क्लोराइड मिलेगा, इसके साथ वाटर रिलीज होगा और क्लोरीन लिबरेट होगी। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप एक बार पॉज करके नोट कर सकते हैं।
यहां पे देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की बात आई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि डीकेन्स प्रोसेस से हम लोग किसका मैन्युफैक्चर करते हैं, क्लोरीन गैस का। तो देखेंगे क्लोरीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ HCl गैस इज डन बाय द एटमॉस्फेरिक O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट CuCl2। अब देखेंगे यहां पे कि यहां पे मैं ये पीछे एक बार कर चुका हूं आपके सामने, बट यहां पे हम डीकेन प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो यहां पे भी हमें कर लेनी चाहिए। HCl का ऑक्सीडेशन करा दीजिए आप, और वो ऑक्सीडेशन जो होगा वो किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा, CuCl2। मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने यहां टेम्परेचर ही बताया था 723 केल्विन। अब यहां पे जैसे ही HCl का ऑक्सीडेशन करोगे तो अपने पास क्या नजर आएगा, अपने को क्लोरीन, यहां से हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ये चीज अपने को H2O के साथ साथ यहाँ लिबरेट होती दिखाई देगी, क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे बैलेंसिंग की बात हम लोग कर ले रहे हैं, तो बैलेंसिंग देख लें, बैलेंसिंग कर लेते हैं। हमें 2 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे 4 लेके चलूं तो ये 2Cl हो जाएगा। 4 में क्यों लेके चला वो समझ लो, क्योंकि मुझे यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, मुझे यहाँ 2 ऑक्सीजन बनाने होंगे, 2 ऑक्सीजन बनाते ही ये 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसलिए मैंने 4 लेके चला। 4 हाइड्रोजन आ गए तो 4 क्लोरीन की वजह से मुझे यहाँ 2 लेके चलना पड़ा। अब रही ऑक्सीजन अपने पास बैलेंस्ड है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये किसका ऑक्सीडेशन कर दिया हमने, HCl का, और क्या प्राप्त कर ली, क्लोरीन गैस। और ये प्रोसेस कौन सी होती है, डीकेन्स प्रोसेस। तो डीकेन्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्लोरीन गैस की, ठीक है, किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, CuCl2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके आप नोट कर लें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की ओर चलते हैं। चलिए, आपने देख लिया होगा, मैं इसको स्लाइड करना चाहूंगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, यहां पे लिखा है क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस इन विच द ब्राइन सॉल्यूशन, इस पे ध्यान रखना, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। किसका एक्वा सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। तो यहां पे ध्यान दें, जब सोडियम क्लोराइड का आप एक्वा सॉल्यूशन लेके चलेंगे और उसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है ना, इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। बायबा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है। और इसके इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमें क्या है, क्लोरीन गैस यहाँ पे प्राप्त होगी, और यहां तक कि हमें H2 गैस भी लिबरेट होगी, और यहां इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है। अब ये कैसे हो रहा है, इस चीज को समझते हैं, इस चीज को प्रॉपर वे में समझते हैं। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब है कि यहां किसी कंटेनर में सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर है, और यहां पे हम इसमें क्या डाल रहे हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा। वो भी किसका मिलेगा, जो सॉल्यूट हम लेके चल रहे हैं NaCl, उसका एक्वा। इसी के एक्वा सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर क्या, NaC है, NaCl प्लस H2O। अब ये क्या है, सॉल्ट है, सॉलिड फेज में, ये लिक्विड फेज में। यहां पे क्या होने वाला है, वो मैंने बताया, यहाँ पे अपने को NaOH सोडियम का हाइड्रोक्साइड, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अपने को नजर आ जाएगा ये प्लस, और H2O में अपने पास H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा। तो आसानी से ये वाला Na प्लस इस हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अब एग्जिस्ट करने वाली बात आ गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H आयन की फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, स्मॉल साइज की वजह से ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी मिलनी है और यहाँ से क्लोरीन गैस भी मिलनी है। अब बात ध्यान क्या रखने वाली आती है, वो ध्यान रखना कि आपको पूछेगा कि बाय द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जो क्लोरीन गैस अपने को ऑब्टेंड होती है वो किस इलेक्ट्रोड पे होती है, एनोड पर या कैथोड पर। तो ध्यान रखना क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, तो यहाँ पे एनोड पे ये प्राप्त होती है। बात आई सर हमें ध्यान तो रखना है बट कैसे, देख
भी सकते, तो इसका मतलब ये कैथोड पर प्राप्त होगी। इसको हम लोग देख भी लेते हैं कहाँ से कैसे, ठीक है। एक बार इसको देख लिया आपने तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ वो समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे रिएक्शन की, तो एक्चुअल में इसको बैलेंसिंग करने के लिए आपने क्या किया होगा। अगर आप बैलेंसिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारे पास NaOH बनाना है अपने को, Cl2, तो Cl2 के पर्पज से आपने यहाँ 2 लिया होगा तभी Cl जाएगा, और यहाँ पे भी आपने अगर 2 लिया होगा तब 2 H आयन और 2 OH आयन होंगे। 2 सोडियम आयन जो हैं वो 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ट्वाइस NaOH बना लेंगे। अब बकाया ये दोनों H2 के फॉर्म में और ये 2 Cl क्लोरीन के फॉर्म में, कैसे वो समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, समझना बहुत आराम से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं इस तरीके से समझा दे रहा हूं। NaCl को आपने ब्रेक कराया तो ये क्या मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, वाटर भी अगर डिसोसिएट होगा तो क्या देता है अपने पास, H प्लस और OH माइनस। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इसके 2 लिए, तो यहाँ पे 2 सोडियम आयन 2 क्लोराइड आयन, ये भी 2 मोल लिए, तो इसके 2 हाइड्रोजन आयन 2 हाइड्रोक्साइड आयन। इतनी चीज में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। अब समझ लें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से ध्यान दूं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये क्या बना लिए हमारे पास, ये हमें प्राप्त हो गया NaOH 2 मोल। ये तो साफ दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। ये हम इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम प्रोसेस में कर रहे हैं। अब एट कैथोड और एनोड भी चेक कर लेते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं इसको, रेड कैट ध्यान रखा है आपने, रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड वाइल ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। अब ध्यान दें, कैथोड हमारे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और नेगेटिव पे कौन सी चीज जाएगी, पॉजिटिव वाली, तो यहां पे पहुंचेगा H प्लस। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे पहुंचेगा H प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्लेट पे कौन जाएगा, H प्लस। तो H प्लस में भी आप ध्यान दें कितने अपने पास, 2 हाइड्रोजन आयन। अब यहां से आप मेरे को बताएं 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अपने पास क्या है कि एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के दौरान एक प्रोटॉन बनाया H प्लस, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इनको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इनको वापस में कर दे रहा हूं। जो हाइड्रोजन था इसने अपने अंदर से, हाइड्रोजन प्लस था, अगर मैंने इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया तो ये अपने पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इसका वापस कर दिया हमने, तो ये न्यूट्रल हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं 2 हाइड्रोजन आयन हैं, दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस कर दूंगा, तो ये आपस में जो और इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये म्यूचुअली शेयरिंग करके आपस में और क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस यहां पे लिबरेट हो जाएगी और हमें मिल जाएगी H2 एट कैथोड। जबकि इसी चीज को हम एट एनोड पे चेक करेंगे, एट एनोड, तो एनोड पे क्या होने वाला है, ये कैसी होती है, पॉजिटिव प्लेट। अगर आप ध्यान दें तो ये होती है पॉजिटिव प्लेट, यहां पे हमने Cl माइनस 2 क्लोराइड आयन, एक क्लोरीन ने नेगेटिव चार्ज कब कैरी किया होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे रहे हैं। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल रहे थे वही इसमें प्रोवाइड करा दिए गए यहाँ पे ऊपर वाले। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब ये भी फ्री स्टेट में हो गई और Cl और Cl आपस में क्या म्यूचुअली शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। तो आप देखेंगे कि क्लोरीन गैस कहां पे अपने को प्राप्त हो रही, एट एनोड, और हाइड्रोजन गैस कहां प्राप्त हो रही, एट कैथोड। वही हमने यहां पे दिखा दिया, चेक कर लें, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपके पास आ जाए तो आप इस रिएक्शन को सिंगल लाइन में लिख के आ सकते हैं, इस वाली रिएक्शन को पेपर में, ठीक है। लिख लें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपने देखा, तो अब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्लोरीन गैस की। हम लोगों को पता है क्लोरीन गैस कैसा होता है, ग्रीनिश येलो कलर की होती है, और ये नंबर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल के साथ ट्रीटमेंट करके क्या बनाता है, रिस्पेक्टिव क्लोराइड। तो ये कैसा होता है,
ग्रीनिश येलो इन कलर, क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो इन कलर की होती है और रिएक्ट करती है नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ और क्या फॉर्म करती है, रिस्पेक्टिव क्लोराइड, टू फॉर्म रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स। देख सकते हैं कैसे, अगर मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ये सोडियम की रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कराई तो अपने को पता है यहां क्या मिलेगा, जो मेटल है वो सोडियम है, क्लोरीन अपने पास, क्लोरीन से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पे सोडियम का क्या मिलेगा, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बैलेंसिंग करना चाहें, 2 क्लोरीन है 2 सोडियम, 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 2 सोडियम के लिए 2 कर लेंगे, तो बैलेंसिंग कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे। अगर मैंने इसी का रिस्पेक्टिव मतलब जो मेटल ले रहे उसी का रिस्पेक्टिव क्या मिल रहा है अपने को, क्लोराइड, सोडियम मेटल है तो सोडियम क्लोराइड। अगर मैं एल्यूमिनियम मेटल लेके चल रहा हूं तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड मिलेगा। अब इतनी चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि सोडियम पे +1 चार्ज होता है ना, क्लोरीन हमेशा -1 की है, यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 चार्ज का है, क्लोरीन यहाँ भी -1 की है, तो बैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 और 1, तो यहाँ AlCl3 टाइप का क्लोराइड प्राप्त होगा, AlCl3 टाइप का। ठीक है, अब बैलेंसिंग की बात आई, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 3 यहाँ कर देंगे 2 यहाँ कर देंगे, बैलेंस हो गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस। तो जो मेटल लेके चल रहे उसी का रिस्पेक्टिव अपने को हैलाइड मिलना है, ठीक है, या क्लोराइड। जैसे मैंने कहा, सपोज करो मेरे पास Fe है, आयरन मेटल लिया मैंने क्लोरीन के साथ। अब डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे आप, मैंने जैसे आयरन का क्लोराइड FeCl3 बना दिया, FeCl2 भी बना सकते थे, बैलेंसिंग में आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा। तो FeCl3 जैसे बनाया आपने, यहाँ 3 है तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए। तो जो मेटल लेके चलेंगे उसी का रिस्पेक्टिव हमें क्लोराइड मिलना। चलिए हम नॉन मेटल भी देख लेते हैं कुछ। अगर मैं कुछ नॉन मेटल देखूं, सपोज करो मैंने फास्फोरस लिया, टेट्राएटॉमिक फॉर्म में होता है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से की तो अपने पास क्या मिलना है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड मिलना है। अब इसको बैलेंस करोगे, 4 फास्फोरस हैं, 4 फास्फोरस करने के लिए यहाँ 4 करना पड़ेगा, 4 3 जा 6, 4 3 जा 12, 12 करने के लिए यहाँ 6 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैंने एक और नॉन मेटल लिया, सपोज करो मैंने सल्फर ले लिया, एसिड की फॉर्म में होता है, ऑक्टामेरिक फॉर्म में होता है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड। मैंने पीछे भी किसी लेक्चर में ध्यान दिया हो आपने, तो ये इसमें 2 कॉमन रेशियो है, तो इस HCl प्राप्त होगा, मतलब सल्फर मोनोक्लोराइड ही बोलेंगे, इसमें डाइक्लोराइड मतलब लाना, तो ये सल्फर मोनोक्लोराइड प्राप्त होगा। अब यहाँ पे अगर बैलेंसिंग की बात आई तो 8, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, सल्फर, तो यहाँ 4 कर दीजिए, 4 2 जा 8 हो गए, 4 क्लोरीन, 4 2 जा 8 क्लोरीन भी हो गए, तो इसको 4 कर दीजिए। इस तरीके से आप नंबर ऑफ क्लोराइड्स, रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स किसके, मेटल और नॉन मेटल की, ये मेटल हैं, ये हमारे नॉन मेटल हैं, इनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स कब प्राप्त होते हैं, जब क्लोरीन किसके साथ ट्रीट करता है, किसी मेटल के साथ करेगा तो मेटल का रिस्पेक्टिव हैलाइड प्राप्त होगा, मतलब क्लोराइड, और नॉन मेटल के साथ करेगा तो नॉन मेटल का क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, आप लोग देख लें एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl, ये भी आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, HCl गैस, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl, ध्यान रखना क्या कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस जो होता है, एक्वा सॉल्यूशन जो होता है HCl का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अब यहां पे चीजें ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पीछे भी मैं बता चुका हूं आपको 15th में भी, जब आपने नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया था। इट गिव्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस यहां मिल रही, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। यहां पे ये चीज मैंने 15th ग्रुप में भी रिएक्शन कराई थी, बट क्योंकि क्लोरीन की बात आई है तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है अमोनिया की, तो इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। इट गिव्स नाइट्रोजन गैस एंड अमोनियम क्लोराइड विद एक्सिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की एक्सिस लेके चल रहे हैं, एंड क्लोरीन। तो यहां पे क्या करेंगे, एक्सिस अमोनिया आपको लेना है और इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ Cl2, और यहां पे अपने को क्या मिलना है, अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ क्लोरीन गैस, अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ सॉरी नाइट्रोजन गैस। अब ध्यान रखना यहां पे एक्सिस में कौन है, यही खास बात है,
यहाँ एक्सिस में है अपने पास अमोनिया। अगर मैं इसमें चेंजमेंट कर दूं कि क्लोरीन एक्सिस में ले आऊं तो NCl3 प्राप्त होगा, फिर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, फिर अमोनियम क्लोराइड या नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अमोनिया जब एक्सिस में होती है तब वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या देती है, नाइट्रोजन गैस विद अमोनियम क्लोराइड। अब रही बैलेंसिंग की बात, तो बैलेंसिंग कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा बैलेंसिंग, देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगी बैलेंसिंग में। देखेंगे यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर 2 करते हैं तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 4 8 हाइड्रोजन हैं, 8 नाइट्रोजन करने के लिए आपको यहाँ पे 8 करना पड़ेगा। 2 है यहाँ पे, अगर 8 हाइड्रोजन, एक मिनट, आप इसको बैलेंस ABC करके भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ इटर्न ट्रायल से, तो 8 नाइट्रोजन भी 8 हो गए, तो नाइट्रोजन 8 करने का मतलब 6 ये कर दो, 2 ये हो जाएंगे, तो ये हो गए 6 2 8, यहाँ 6 है, 6 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन 8 नाइट्रोजन। ठीक है, अब 8 3 24 हाइड्रोजन हो गए, 6 4 24 हाइड्रोजन हो गए, 6 क्लोरीन है, 6 करने के लिए अपने को यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो ये अपने पास बैलेंसिंग आ गई। अगर आपको नहीं आता है तो आप ABCD करके मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्लोरीन की रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं तो अपने पास ये प्रोडक्ट तब प्राप्त होता है जब अमोनिया एक्सिस में हो, और अगर क्लोरीन एक्सिस में कर दी जाए, क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा ले लिया जाए, अमोनिया का लेस ले लिया जाए, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिलेगा, जो मैं अगली रिएक्शन करा दे रहा हूं। आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट, यहां पे देखें क्लोरीन, यहां पे एक चीज और यहां पे मैं बता दे रहा हूं, चलिए यहां पे मैंने क्या बताया वो समझ लें। ये मेरे पास A है, इसको अलग ध्यान रखना। क्या मैंने अभी बताया था कि NH3 के प्लेस पे अगर मैंने क्लोरीन, NH3 और क्लोरीन में जब NH3 एक्सिस में था, अब की बार मैंने एक्सिस में ये ले लिया। ये दोनों रिएक्शन मैंने 15 ग्रुप में भी बताई थी। तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे मेरे पास मिलता था NCl3, मैं यही बता रहा था उतनी देर से, और HCl गैस यहाँ से फ्यूम निकलती है। तो इसको भी आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे आप 3 लेंगे, 3 2 6 क्लोरीन हो जाएंगे, 3 ये हो गए, 3 ये कर दिए, 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 नाइट्रोजन, ये बैलेंस हो गई अपने पास। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना जब क्लोरीन एक्सिस में है तो क्या बन रहा है और क्या रिलीज हो रहा है, जब अमोनिया एक्सिस में है क्लोरीन के साथ तो क्या बन रहा है और क्या रिलीज हो रहा है। बस यही चीज ध्यान रखनी। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको देख लें आप एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पे इनमें खास बात ध्यान रखनी है अपने को, बहुत प्यारी रिएक्शन है ये दोनों, ये और एक और है, हम बताते हैं इसको। जब कोल्ड और डाइल्यूट की बात की जाए, एल्कलीज की, ध्यान रखना क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट, और एक जगह आएगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड। दोनों में यहां पे ही ध्यान रखना है। कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलीज लेते हैं तो प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ क्लोराइड्स एंड हाइपोक्लोराइट, ये ध्यान रखना। और इसी जगह पे अगर मैं कर दूं क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कलीज ले लूं, तो यही मिक्सचर जो होता है वो क्लोराइड के साथ हाइपोक्लोराइट का ना होके क्लोराइड के साथ क्लोरेट मिलता है, यहां पे क्लोरेट। बस यही खास ध्यान रखना है यहां पे। अब रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग कि रिएक्शन क्या है यहां पे। अगर आप रिएक्शन देखना चाहें कि अगर मैंने किसकी रिएक्शन करानी है, डाइल्यूट या NaOH लिया मैंने, सपोज करो, और ये मैंने कैसा लिया, कोल्ड एंड डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट NaOH या NaOH क्या है, एल्कलीज है। इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराते हैं तो अपने को मिक्सचर मिलता है, वो किसका मिलता है, क्लोराइड का और हाइपोक्लोराइट NaOCl। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, और इसके साथ साथ रिमेनिंग क्या होगा अपने पास, वाटर रिलीज होगा। और अगर इसी जगह पे मैं यही NaOH लेता बट एल्कलीज कैसी लेता, मैं कंसंट्रेटेड के साथ साथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड लेता और यही रिएक्शन कराता, तो मुझे जो मिक्सचर प्राप्त होता वो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट का नहीं होता, मुझे क्लोराइड एंड
क्लोरेट का होता है NaClO3 और साथ में वाटर रिलीज होता है। ये चीज ध्यान रखना है। यहां पे जो मिक्सचर प्राप्त हो रहा है ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये प्राप्त होता है। और यहां पे हमारे पास क्लोराइड के साथ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोरेट प्राप्त होता है। दिस इज क्लोरेट। अब दोनों सोडियम के ही हैं तो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कलीज की रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ तो मिक्सचर प्राप्त होता है क्लोराइड एंड क्लोरेट का। और जब कभी भी क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूटेड के साथ तो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड का। ये दोनों ध्यान रखने वाली चीजें हैं। डाइल्यूट कोल्ड के साथ क्लोरीन क्या देता है, किसका मिक्सचर देता है, और कंसंट्रेटेड हॉट के साथ क्लोरीन किसका मिक्सचर देता है। ये चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में पूछी जा सकती हैं। अब रही बैलेंसिंग देख लेते हैं हम लोग। चलिए बैलेंसिंग समझ लेते हैं। यहां पे देखेंगे हम लोग, बैलेंसिंग कर लें। यहाँ पे सोडियम Na2 प्राप्त हो रहा तो 2 तो लगाना ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 2 सोडियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन नज़र आ रहे हैं। बैलेंस हो गया। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे बताइए 2 सोडियम की वजह से यहाँ 2 भी लगा लिया अपने पास। यहाँ पे अपने पास क्या है, 3 ऑक्सीजन ये हैं अपने पास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है। अगर मैंने 2 किया तो ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ 6, इसका मतलब है यहाँ पे 6 NaOH ले सकते हैं हम। 6 NaOH से क्या होने वाला है कि 6 ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेंगे, 3 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये, 6 हो गए। अब अपने पास सोडियम 6 हो गए हैं। सोडियम 6 अगर हैं तो कैसे प्राप्त होंगे अपने को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ 5 कर दूं तो 5 सोडियम 1 सोडियम 6 हो गए। 5 क्लोरीन, मैं यहाँ पे 5 का क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 सोडियम और 1 सोडियम 6 तो ये भी हो जाते, क्योंकि यहाँ 5 करने पे बैलेंस अनबैलेंस्ड हो जाता फिर से ऑक्सीजन। तो 5 क्लोरीन कर 5 सोडियम हो गया, 5 सोडियम बैलेंस ऑफ 5 और 1 6 सोडियम भी हो गए। 6 ऑक्सीजन को कैसे देखा हमने, 3 और 3 6 हो गए। अब क्या बचा अपने पास, क्लोरीन 5 क्लोरीन और 1 6 क्लोरीन है। 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3। तो ये भी बैलेंस हो गया। केवल इतना रखना, यहाँ बैलेंसिंग का नंबर नहीं करता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट फिर भी आपको अगर करना है तो ABCD करके आप किसी भी रिएक्शन की, दुनिया की कोई भी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कलीज की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से तो क्लोराइड के साथ साथ क्लोरेट प्राप्त होता है। और जब कभी भी डाइल्यूट एंड कोल्ड एल्कलीज की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ तो हमेशा क्लोराइड के साथ हाइपोक्लोराइट प्राप्त होता है। ये यहां खास बात है, ठीक है। इसको देख लें। चलिए नेक्स्ट, क्लोरीन रिएक्ट विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। तो देखें यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, जब हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, CaOCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे भी इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम अपने पास एक है, ऑक्सीजन 2 हैं, 2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बैलेंस है। ये अपने पास क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और एक चीज मेरे भाई यहाँ ध्यान रखना है इस जगह पे, मैं इसी की एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे नोट में ना। कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा होता है, जैसे अपने NCERT में भी दिया हुआ है, इसी रिएक्शन को वो ऐसे लिख देते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। और यहाँ पे अपने को पता है क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी जगह पे CaOCl2 की जगह पे हमें CaO
OCl का होल ट्वाइस प्लस का CaCl2 प्लस H2O। ऐसे भी लिखा होता, अगर बैलेंसिंग कर लो यहाँ पे, तो बैलेंसिंग में कर दे रहा हूँ 2, यहाँ भी 2, 2 2 जा 4 क्लोरीन हो गए, 2 और 2 4 क्लोरीन दिख रहे हैं अपने पास, 2 कैल्शियम, 2 कैल्शियम भी नज़र आ गए। और यहाँ पे अगर वाटर को देखेंगे आप तो कितना, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन कर लो, 2 ऑक्सीजन, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यस बैलेंस है। अब आपको कईयों जगह पे यही रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब कंफ्यूज होने वाली बात तो मिलनी है, आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो रिएक्शन ये दी गई है। फिर बच्चे के मन में आता है कि ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि वो इस तरीके से सर्किल बना के नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे के मन में आता है कि ब्लीचिंग पाउडर मेरे पास CaOCl2 होता है या CaOCl का होल ट्वाइस होता है, यही नहीं। तो करेक्ट फॉर्मूला यही है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो फिर सर ये क्या है? तो ध्यान इतना रखना, और यहां पे चीज ध्यान रखना, अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ इस तरीके से मिलेगा अपने पास OCl और यहाँ पे अपने पास Cl। जो कैल्शियम के पास वाली Cl है ये माइनस है, ये ऑक्सीजन के पास वाली जो Cl है ये माइनस 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 प्लस, ये इस तरीके से होता है बैलेंस। तो यहाँ ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर में ये बहुत बार क्वेश्चन किया गया, जो 2 क्लोरीन होती हैं वो एक +1 की होती है जो ऑक्सीजन के साथ होती है, और दूसरी कैल्शियम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड वाली -1 की होती है। तो इसमें +1 -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की हमारे पास क्या होते हैं? क्लोरीन होती है। जबकि यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें OCl इस तरीके से मिलेगा, और ये दोनों क्लोरीन जो होंगी वो ऑक्सीजन की अपेक्षा कैसी होंगी? पॉजिटिव चार्ज की होंगी। फिर सर इसकी जगह पे ये रिएक्शन हमें लिखी मिल जाती है, ये कब मिलती है? ध्यान रखना, यही रिएक्शन को हम इस वे से कैसे लिख देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, ये क्या होता है? किसका मिक्सचर 1:1 में होता है? CaOCl का होल ट्वाइस और CaCl2 का जो मिक्सचर होता है इसका मिक्सचर 1:1 में। किसमें? इनका मिक्सचर 1:1 में अगर देखेंगे तो यही प्राप्त होगा अपने को। पक्की बात? चलिए देख लेते। 1:1 का मतलब टोटल 2 कैल्शियम, यहाँ 2 कर दीजिए। अब देख लीजिए 2 कैल्शियम नजर आ रहे हैं अपने पास, 2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, 2 2 जा 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। तो ध्यान रखना है इस चीज को मेरे भाई कि CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है, और इसके प्लेस पे रिएक्शन में अगर ये CaOCl का होल ट्वाइस और CaCl2 लिखा हो तो ये ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके 1:1 को। ध्यान रखना इतनी सब चीजें, ठीक है। इसको एक बार पॉज करके नोट कर लें, जिससे कि मैं आगे वाले रिएक्शन को बता सकूं आपको। जल्दी से देख लें। चलिए अगला कह रहा है मेरे से कि क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गिव सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। देखो यहां पे क्या होता है कि जब क्लोरीन रिएक्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, सपोज करो मैंने कहा फॉर एग्जांपल ए मैंने लिया मीथेन, तो मीथेन की रिएक्शन आपने बचपन से भी पढ़ रखी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हेलोजिनेशन हम लोग पढ़ा करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? एक HCl निकल जाएगा यहाँ पे, और CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रखी है, जिसमें मिथाइल क्लोराइड मतलब मीथेन का डेरिवेटिव मोनोक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है अपने को। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब अगर मैं इसी जगह पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेके चलूँ, लुक लाएगा एल्कीन ले लो, और फिर मैंने तो यहाँ पे तो हो रहा था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन अपने को मिल रहा है, और यहां पे मिलेगा एडिशन। एडिशन भी देख लेते हैं। तो एडिशन अगर देखेंगे तो यहां पे अपने को पता है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से एक क्लोरीन यहां पे इसकी क्या करेगा? बैलेंस ही कंप्लीट करेगा। तो यहां पे अपने पास क्या मिल जाएगा? CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये अपने पास एडिशन रिएक्शन है 1,2 डाइक्लोरोईथेन यहां पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसको देख लें, फिर मैं आगे बढ़ूं।
चलिए इसको देखने के बाद हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो इसके कई सारे यूज हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि इट इज यूज्ड इन द स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप लोगों के घर में जो सप्लाई वाला वाटर आता है उसमें क्लोरीन के थ्रू उसको क्या किया जाता है, साफ सफाई की जाती है। तो स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइजिंग करने के पर्पज से, उसको क्लीनिंग करने के पर्पज से हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लुक लाइक अ डीडीटी। ठीक है, डीडीटी जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई एंड ड्रग्स और डाई का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो क्लोरीन से करते हैं, डाई और ड्रग्स का। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कई सारे हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं, जैसे मीथेन का आपने डेरिवेटिव सुना, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे आप जितने भी डेरिवेटिव होते हैं मीथेन के, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसके जो डेरिवेटिव होते हैं उनका हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द हैलोजिनेशन रिएक्शन या क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को मेटलर्जी चैप्टर के अंदर जब गोल्ड और प्लेटिनम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं उसके ओर से, तो वहां पे भी हम लोग यूज किसका करते हैं, क्लोरीन गैस का। तो क्लोरीन गैस इज यूज्ड एज अ in the sterilizing of drinking water. It is used in the manufacture of some organic compound. It is used in the manufacture of many various type of derivative of hydrocarbons. ठीक है, by the halogenation. It is also used in the manufacture of dye and drugs. It is used in the extraction of gold and platinum like metal. ठीक है, तो इन चीजों को मैकआर्थर प्रोसेस वगैरह में हम लोग देखते हैं वहां भी। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सट्रैक्शन होता है गोल्ड और प्लेटिनम का, वो भी एक्सट्रैक्शन किसके थ्रू होता है, क्लोरीन के थ्रू। और एक खास बात यहां पे ध्यान रखना, क्या इसको पॉज करके आप पहले नोट कर लें, फिर मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और बता दूं। यहां पे क्या ध्यान रखना है वो समझ लें। यहां पे देखें एक नजर में, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो क्लोरीन है वो क्या होता है, इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ये क्या होता है, एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। क्या मतलब हुआ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट का, वो समझ लें कि Cl2 प्लस H2O हमें क्या देता है वो समझ लें। यहाँ पे ट्वाइस HCl के साथ साथ हमें एक नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेसेंट ऑक्सीजन ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये ब्लीचिंग एजेंट पावरफुल कैसे है वो बता दें आपको। जब भी कभी आप कोई कलर्ड सबस्टेंस लेके चलेंगे, कलर्ड सबस्टेंस का ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन के साथ उसको ब्लीच कर देंगे, कलर्ड सबस्टेंस में लेके चलूं, तो ये कलर्ड सबस्टेंस इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, जो कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह क्या है, पावरफुल ये कैसा होता है, ब्लीचिंग एजेंट बोल दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, उसकी वजह क्या है, उसके पास नेसेंट ऑक्सीजन का होना। तो जैसे ही हम लोगों ने एक्वस लिया किसका सोल्यूशन, क्लोरीन का, तो वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त हुई, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट के लिए। पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट का क्या काम होता है, जब कलर्ड सबस्टेंस के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन ट्रीट करता है तो उसको कलरलेस कर देता है। कैसा कर देता है, कलरलेस। इसको ध्यान रखें, कलरलेस सबस्टेंस अपने को अब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर होता है, बालों पे ब्लीच करते हैं, लोगों के कलर देखे होंगे तो ब्लैक कलर हट जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कलर सबस्टेंस को ये कलरलेस बना देता है। और एक अच्छी सी जानकारी इसमें और रख सकते हैं हम लोग, अगर आपने नोट कर लिया फिर मैं स्लाइड कर दूं। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे कि कईयों बार हमसे कोई के पूछ सकता है कि भाई यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि क्लोरीन जो गैस है, इसके थ्रू जितनी दो गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन के थ्रू बनी हो, बहुत ही पॉइजनस गैस हो। तो क्लोरीन के से बनने वाली पॉइजनस जो गैस होती हैं, जो क्लोरीन के थ्रू बनती हैं, वो पॉइजनस गैस कौन कौन सी हो सकती हैं। एक आपने सुन रखा है COCl2, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन गैस। ठीक है,
फॉस्जीन गैस, ये भी कैसी होती है, पॉइजनस। और अगर मैं दूसरी गैस की बात करूं तो ये भी आपको पता है कि टीयर गैस भी होती है, जिसको हम बनाते हैं क्लोरीन के थ्रू, CCl3NO2। ये मैं उन गैसों को लिख रहा हूं जो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, Cl2। तो Cl2 इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्जीन और टीयर गैस। ठीक है, टीयर गैस। इन चीजों को ध्यान रख रहे हैं वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लोरीन से बनाई जाने वाली पॉइजनस गैसें कौन कौन सी हैं, तो वो फॉस्जीन और टीयर गैस। और एक चीज ध्यान रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड गैस भी होती है, वो भी बहुत ज्यादा पॉइजनस वाली गैस होती है। मस्टर्ड ऑयल की तरीके से स्मेलिंग आती है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल। क्या होता है फॉर्मूला, CH2CH2S। फिर होता है यहां पे अपने पास क्या, CH2CH2, और यहां पे क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन। तो ये होता है हमारे पास मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। ठीक है, वैसे नोमेनक्लेचर में आप वैसे भी ऑर्गेनिक नेम में आप ध्यान रख सकते हैं आईपीसी के तौर पे क्या, कि बिस अब कहाँ पे आ रहा है, 1 2, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये 1 डैश मान लो, ये 2, ये 2 डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो समझ लें, बिस है ना। और ये मेरे पास क्या है, 2 पे क्लोरो है, इधर भी क्या है 2 पे क्लोरो है, तो यहाँ आ जाएगा 2 क्लोरो मैथ एथ इथाइल ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या, सल्फाइड, सल्फाइड, बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड। ठीक है, ये 3 ऐसी गैसेज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा जहरीली होती हैं, पॉइजनस वाली होती हैं, जिसमें पॉइजन पाया जाता है। और ये तीनों गैस का जो मैन्युफैक्चर है वो क्लोरीन के थ्रू किया जाता है। इन तीनों गैस को किसके थ्रू बनाया जाता है, क्लोरीन के थ्रू। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसको देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अब HCl को देखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड को देखेंगे हम लोग। किसकी स्टडी करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अभी क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, जिसका एक्वा सॉल्यूशन जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना 1648 में ग्लोबर जो सर थे, ग्लोबर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी HCl की। ठीक है, इनका भी फुल नेम अगर आप ध्यान रखना चाहें तो इनका नाम था जोहन, यहाँ पे ध्यान रखना आप, जोहन ग्लोबर की जगह पे आप जोहन रुडोल्फ ग्लोबर बोल सकते हैं, रुडोल्फ ग्लोबर, ये इनका पूरा नाम है। और जोहन रुडोल्फ ग्लोबर सर ने 1648 में डिस्कवर्ड की थी HCl गैस को। और HCl गैस की प्रिपरेशन की थी किस तरीके से, वो मैं बता दूं आपको, कि लेबोरेटरी के अंदर जो HCl प्राप्त हुआ था वो कैसे हुआ था, जब NaCl का ट्रीटमेंट कराया था उन्होंने सोडियम बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट के थ्रू, सोडियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट। देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहां पे क्या बताया मैंने कहा अगर पहली प्रिपरेशन, अगर जब मैं सोडियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट किससे करा रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया गया था वो ध्यान बड़ा आसानी से रह जाता 420। ठीक है, 420 केल्विन पे यहाँ से हमें जो मिला था वो HCl गैस, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिला था सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। Na1 है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको H प्लस और HSO4 मैं अलग कर दे रहा हूँ, और यहाँ भी मैं Na प्लस और Cl माइनस अलग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से HCl नज़र आ जाएगा और NaHSO4 भी नज़र आ जाएगा। ठीक, और अगर इसी में इन्होंने एक और चीज़ बोली थी, इस तरीके से कर लीजिए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अपने पास इसी सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड से ना करा के सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से कराएंगे, बट टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर दिया इन्होंने और ले लिया 823 केल्विन। कितना लिया, 823 केल्विन पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि यहाँ भी HCl प्राप्त हो पा रही थी, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे Na प्लस H प्लस SO4 2 माइनस।
इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने को नज़र आ जाएगा HCl। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये HCl अपने को यहाँ पे नज़र आ जाएगा और बाद बाकी अपने पास Na2SO4 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे HCl के साथ साथ हमें क्या प्राप्त हुआ था, Na2SO, सोडियम सल्फेट और यहाँ सोडियम बाईसल्फेट। तो दोनों रिएक्शन सही है, दोनों में HCl अपने को प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह भी HCl प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी HCl प्राप्त हो रहा है। जब सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे 420 केल्विन पे तो भी HCl गैस प्राप्त हो जाएगी लेबोरेटरी के अंदर, या सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग सोडियम बाईसल्फेट से कराएंगे या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से कराएंगे तो भी हमें HCl गैस प्राप्त हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हो सकता है इसको एक बार में दिखाना चाहें, 2 स्टेप में ना दिखाना चाहें, आप इसको पहले पॉज करके नोट कर लें। अगर इसी रिएक्शन को आप ऐसे ना दिखा के एक स्टेप में दिखाना चाहें, अगर कि मैंने सोडियम क्लोराइड लिया और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया और मेरे को यहाँ पे 1 मोल ना लेके मुझे इसको स्ट्रांगली हीट कराना, इसके 2 मोल ले रहा हूँ मैं, दोनों को कंबाइंड कर दिया मैंने। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों कंबाइंड, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, तो स्ट्रांगली हीट करने पर ये 2H आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा और यहाँ पे 2 सोडियम आयन अलग और 2 क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं सोडियम सल्फेट को ना बनाते हुए डायरेक्ट HCl भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और सोडियम सल्फेट यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अपने पास जो प्राप्त होने वाली रिएक्शन है वो क्या आ जाएगी, 2 HCl और यहाँ पे क्या बाहर चला गया, Na2SO4। तो एक साथ भी दिखा सकते हैं 2 मोल लेके, ठीक है, सिंपल है, कोई टिपिकल रिएक्शन नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं अगली बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि कैसा होता है। HCl एक कलरलेस और पंगेंट स्मेलिंग गैस होती है, पंगेंट का मतलब बैड स्मेलिंग, ठीक है, विच इज एक्सट्रीमली सॉलेबल इन वाटर एंड गेट आयनाइज्ड। HCl गैस कैसी होती, कलरलेस होती है, पंगेंट स्मेलिंग मतलब बैड स्मेलिंग की होती है और एक्सट्रीमली सॉलेबल हो जाती है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जाने पर ये आयनाइज्ड हो जाती है और आयनाइज्ड होने के दौरान अगर आप देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है वो भी समझ लें कि ये HCl जो गैस है वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये एक एसिड है, आपको पता है, और यहाँ पे वाटर अब एम्फोटेरिक होने की वजह से बेस की तरीके से ट्रीट करेगा, क्योंकि एसिड के साथ वाटर बेस लिया जाएगा और बेस होता तो यहाँ एसिड की तरीके से ट्रीट करता। और लुईस बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन अलग कर देगा। और आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा और H3O+ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये आयंस हमें प्राप्त हो गया, तो वही लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमली सोलेबल होता है वाटर के अंदर और किस आयंस में क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, कौन, HCl। अब यहाँ ध्यान रखना अगर ये एसिड है तो ये इसके लिए इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस हुआ, और ये अगर बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ, ठीक है। तो आयनाइज करके भी मैंने दिखा दिया यहाँ पे, और इनको आप एक्वस फॉर्म में दिखा सकते हैं AQ लिख के। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट, ध्यान रखना अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो आयनाइज्ड होने की वजह से इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है HCl के केस में, वो आती है 10⁻7। अब 10⁻7 एक बहुत ही हाई वैल्यू है, वेरी हाई वैल्यू, और ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू रखता है कौन, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होती है, वेरी हाई। और इस वेरी हाई वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होने की वजह से ये ट्रीट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। Because of their dissociation constant value is very high, that's why HCl treated as a strong acid। तो HCl कैसे ट्रीट करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वही लिखा हुआ अपने पास, ठीक है। इट गिव्स व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ आप इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो बताइए HCl गैस है, ये अमोनिया गैस है, तो यहां से हमें अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम मिलती है। तो देखेंगे कैसे, अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, यहाँ पे अमोनिया के नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से ये लुईस बेस की तरीके से ट्रीट करता है, ये अपने पास अभी मैंने बताया लुईस बेस।
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एसिड, और लुईस बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से हमारे पास क्या बना लेगा, अमोनियम आयन, और यहाँ पे हमारे पास जो Cl माइनस है वो अलग हो जाएगा, वो Cl माइनस इसके साथ जुड़ के अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, और अमोनियम क्लोराइड की यहाँ पे अपने को व्हाइट फ्यूम मिलती है। कैसी, व्हाइट फ्यूम, व्हाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अमोनिया क्या है, लुईस बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, अमोनियम आयन बनाएगा, क्लोराइड आयन से जैसे ही मिलेगा तो ये न्यूट्रलाइज होकर अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम यहां से बनती दिखाई देगी। ठीक, इट डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ बीकर एसिड, बीकर एसिड जो होते हैं उनके सॉल्ट को ये डिकम्पोज कर देता है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने बीकर एसिड के सॉल्ट को लिया, जैसे सोडियम कार्बोनेट लिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट, अब इसकी रिएक्शन HCl, तो HCl का काम होता है बीकर एसिड का जो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट उसको डिकम्पोज कर देना, तो डिकम्पोज कर देगा तो कैसे करेगा, अब ये तो छोटी छोटी रिएक्शन है, आप लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में छोटी छोटी क्लासों में। सोडियम आयन कार्बोनेट आयन फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसमें, ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HCl को भी देख सकते हैं, यहाँ से H और Cl माइनस है, अगर आप इसके 2 मोल लेके चलेंगे तो 2 + 2 Cl माइनस मिलेंगे, यहाँ से अपने पास ये क्या निकल जाएगा, NaCl, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या, CO2 अलग हो जाएगा, और बचा हुआ जो वाटर है वो भी अलग होता दिखाई दे जाएगा। तो डिकम्पोज हो गया ये किसके अंदर, NaCl, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसको इकट्ठा कार्बोनिक एसिड या स्ट्रांगली हीट कर रहे होंगे तो ये कार्बोनिक एसिड भी, वैसे ये क्या है अपने पास, ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ठीक है ना, और स्ट्रांगली अगर यहाँ पे टेम्परेचर आप हीट करके चल रहे हैं कार्बोनिक एसिड, और इसको अगर स्ट्रांगली आप हीट करके चल रहे हैं तो वो भी डिसोसिएट हो जाता है H2 और CO2 में। ऐसे करके जरूरी नहीं है आप इसको ही लेके चलें, मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, कई सारे बीकर एसिड के सॉल्ट को ये डिकम्पोज कर देता है, कौन, HCl। देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस, जैसे मैंने बी रिएक्शन लिया, मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और इसको फिर मैंने HCl के साथ ट्रीट कराया, तो HCl क्या करेगा, इस बीकर एसिड के सॉल्ट को डिसोसिएट कर देगा, तो ये डिसोसिएट किस में होगा, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, और किस में डिसोसिएट होगा हमारे पास, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, CO2 और ऑक्साइड आयन में। यहाँ से HCl क्या देगा, H+ और Cl-, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो NaCl अलग हुआ, बिल्कुल सही, H2O आपको अलग दिखाई दे रहा है और CO2 अलग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अपने को भी क्या मिला, NaCl का 1 मोल, ध्यान रखना यहाँ 2 मोल मिला था, प्लस H2O और CO2। ठीक, इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे कोई रिएक्शन और ले ली, इसको भी डिकम्पोज कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे जैसे मैंने लिया सोडियम सल्फाइट लिया, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने HCl से कराई तो HCl क्या करेगा, इस बीकर एसिड, ये भी एक बीकर एसिड का सॉल्ट है, तो इसको भी डिकम्पोज कर देगा, और डिकम्पोज करके क्या देगा, Na+ सल्फाइट लिया है मैंने, ध्यान रखना SO3 2-, और ये किस में ब्रेक होगा, सल्फाइड, जैसे कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में हो जाएगा, यहाँ से H+ और Cl-। अब अपने को आराम से यहाँ से नजर आ जाएगा सब चीजें क्या, कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 सोडियम की वजह से 2 क्लोराइड लेके चल दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2, तो ये 2 सोडियम क्या करेंगे, 2 क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, ट्वाइस NaCl बना लेंगे, यहाँ पे ट्वाइस NaCl। साथ में अपने पास क्या नज़र आ जाएगा, यहाँ पे H2O देख लेते हैं, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 + 2-, और ये मिल गया अपने को वाटर, और यहाँ पे अब कार्बोनेट नहीं है, सल्फाइट है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी। केवल ध्यान रखना ये अंतर सभी में मिल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी बीकर एसिड जो होता है, बीकर एसिड का जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ बीकर एसिड, उसको कौन डिकम्पोज कर सकता है, HCl गैस आसानी से। वो डिकम्पोज करते हुए मैंने आपको कुछ रिएक्शंस दिखा दी। नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं, दीज आर फॉलोइंग एज, पहला यूज क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अभी पीछे देखा था, ठीक है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इसको देखते हैं रिएक्शन को। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स एंड यूज एज अ लेबोरेटरी रीजेंट, ठीक है, रीजेंट की स्पेलिंग सही कर लें,
It is used in the manufacture of ammonium chloride. It is used in the manufacture of glucose. It is also used in the manufacture of medicine and as a laboratory reagent. And it is used in the extraction of glue. ठीक है ना, ग्लू को एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका यूज करते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये तो समझ में आया ना, इट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू। ग्लू का सेंस किसका, ग्लू फ्रॉम द, यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, फ्रॉम एनिमल बोन्स। एनिमल बोन से ग्लू को एक्सट्रैक्ट कराने के पर्पज से भी हम लोग HCl का यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं, ठीक है। फिर बढ़ते आगे की ओर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। देखो ऑक्सो एसिड्स की बात आती है तो क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, HOCl, HOClO, HOClO2 और HOClO3, या जिसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं HClO2, HClO3 और HClO4। यहाँ ध्यान रखना, नेम में पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर ध्यान है तो आपको मैं नाम बता चुका हूँ। ये +1, ये +3, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल आइटम है क्लोरीन यहाँ पे, तो ये +7। और नाम भी अगर आपको ध्यान है तो इसका नाम मैंने बताया था हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो कब यूज करते हैं, रिक कब यूज करते हैं, अस कब करते हैं, तो ये आपको पता है, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। इसका नाम क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, और इसका नाम परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ये सब चीज़ें आप पीछे देख चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज़, क्या, इसको पॉज करके पहले नोट कर लें। चलिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ड्यू टू more electronegativity and small size, fluorine form only one oxo acid। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कारण होने कारण और स्मॉल साइज होने कारण फ्लोरीन एक टाइप का ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, HOF टाइप का, ठीक है ना। ये HOFO टाइप का, HOFO2 और HOFO3 तीनों, इनमें से तीनों को नहीं बना सकता। और ये क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है ना। हाइपोफ्लोरस एसिड टाइप का, क्योंकि एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, बाद बाकी जितने भी अदर जो होते हैं वो वेरियस टाइप के ऑक्सो एसिड बनाते हैं। जो अपने सिलेबस में है वो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, जिनके हम लोग स्ट्रक्चर से एक एक करके देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड में अगर मैं पहले स्ट्रक्चर की बात करूं, HOCl, ठीक है ना, जिसका नाम पीछे मैं बता चुका हूं, हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की आप देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर देता है हमें, Cl, ठीक है ना, और OH। अब जरूर नहीं है कि आप इस तरीके से दिखाएं, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप चाहें तो सिंपल सा दिखा सकते हैं यहाँ पे HO 1 2 3 4 5 6, और ये क्लोरीन के पास 7 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से दिखा दें, ठीक है। इसी तरीके से मैं सेकंड देख रहा हूं यहाँ पे,
ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। अब मैं कहा HOClO, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड, और क्लोरस एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो ये किस टाइप से होता है, HOClO, Cl और ये हमारे पास क्या है, HOClO, ठीक है। यहाँ पे एज अ सेंट्रल एटम कौन यूज हो रहा है अपने पास, क्लोरीन। यहाँ पे एज अ सेंट्रल एटम कौन यूज हो रहा है, क्लोरीन। और क्लोरीन की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +3। अगर मैं थर्ड की बात करूं, इसको देखें, फिर मैं इसको साइड ऊपर कर दे रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप HOClO2 को देखना चाहें, जिसको आप HOClO3 भी लिखते हैं, इसका नाम क्लोरिक एसिड है। और यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये कुछ क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब बैलेंस सेल में क्लोरीन के पास 7 होंगे, ऑक्सीजन के पास 6 होंगे, हाइड्रोजन के पास 1 होंगे, सब लोग जानते हैं। और HOClO2 है यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया HOClO2, ठीक है। एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप इसको एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, HOCl, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर जो है उसको भी अगर आप देखेंगे तो फोर्थ है हमारे पास परक्लोरिक एसिड HOClO3, जिसको आप लोग HClO4 क्या बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड। इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो ये स्ट्रक्चर होता है HOCl यहाँ पे, ये इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, या आप सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हैं, HO 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड की जगह पे। तो ये सभी स्ट्रक्चर किसके होंगे, आप जो इनके बोल सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको डॉट करके आप शो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होती है, +7, 3 2 4 2 8 +1। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 का है, हाइड्रोजन +1 का है, और उसके अकॉर्डिंग क्लोरीन देखेंगे तो ये ऑक्साइड -2, हाइड्रोजन +1। अब बकाया जो क्लोरीन सेंट्रल एटम है वो अपना चेक कर लीजिए, इस जगह पे ये +5 का आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, HOClO2 है तो इसको HClO3 लिखेंगे ना, टोटल HClO3। यहाँ पे ये किसका है, +5, 3 2 6 +1, ठीक। ये ऑक्सीडेशन स्टेट पीछे मैं बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको केवल देखने थे, वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बाद बाकी नेमिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, उसको भी देख लेते हैं एक नज़र में जल्दी से। पता है, ये ध्यान रखना है कि जिसकी जितनी ज़्यादा आपको चेक कर लेनी ऑक्सीडेशन नंबर, जहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज है, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बनेगा अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो अपने को पता HClO से ज़्यादा HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4।
अब चाहें तो आप इसको HOClO, HOClO2, HOClO3 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैसे इसको लिख दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इधर से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज हो रही है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है, इसका +1 है, इसका +1 +3, इसका +5 और इसका +7। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, इसको ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे देखेंगे कि HCl4 में ऑक्सीडेशन नंबर HCl की +7 है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है क्लोरीन +7, क्योंकि रेंज होती है -2 से क्या -1 से +7, तो उस रेंज में आप देखेंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7। तो +7 किसकी, HCl4 की। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है, HCl4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है फॉर सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलाइड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे, तो इसी ऑर्डर में अगर HClO4 हो, चाहे HbRO4 हो, चाहे HiO4 हो, इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट कौन होगा, आप यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर होगा HClO4, फिर HbRO4 और फिर HiO4। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सभी के पास क्या है, +7 +7 +7। ऑक्सीडेशन नंबर सेम होने के बावजूद भी जो हैलाइड्स होते हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होगा, क्लोरीन का पर क्लोरिक एसिड होगा। ये पर क्लोरिक एसिड है, ये आपके पास पर ब्रोमिक है, ये पर आयोडिक एसिड है। तो इनमें से भी कौन स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना। अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन तो केवल क्या एग्जिस्ट करता, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखता, केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखता, तो केवल एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड बनाता, वो भी HOF। तो HFO4 तो बना ही नहीं सकता है फ्लोरीन। तो बात करेंगे इन तीनों की। और चौथा जो एस्टेटाइन है उसमें आपको ध्यान रखना है, इसके बाद वाला जो एस्टेटाइन है वो रेडियो एक्टिव है, उसकी जिक्र हम लोग करेंगे नहीं, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ध्यान रखें आप लोग, इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। किसके, इन्वर्सली। ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। और अभी मैंने आपको बताया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडेशन नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन चीजों को अगर ध्यान रख लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, जो एसिड्स ऑफ हैलाइड डिक्रीज करते हैं। सिंपल चीज है कि अगर आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे डिक्रीज, तो वो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम किसकी होगी, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। दैट मींस HClO4 सबसे कम, फिर HClO3, देन HClO2, देन HClO। तो इसको ध्यान रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी उतनी कम। तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, परक्लोरिक एसिड की। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अब चलते हैं नए टॉपिक इंटर हैलोजन कंपाउंड की ओर। तो देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है कि दो हैलोजन जो एटम है आपस में क्या हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन के थ्रू इंटर हैलोजन कंपाउंड बना रहे होंगे। तो व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन्स रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड, जब दो डिफरेंट मतलब दो डिफरेंट हैलोजन एलिमेंट जो हैं या जो एटम्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन हैलोजन मिलकर इंटर हैलोजन बनाएगा, ठीक है ना। तो टू डिफरेंट हैलोजन्स रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब बात आई यहां पे, ये चीज ध्यान रखना कि ये किस टाइप के बना सकते हैं। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड आपके यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये हो सकता है XX- टाइप के बनाए, XX- 3 टाइप के बनाए, XX-5 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड हो सकता है, XX-7 टाइप का। ये मैं क्या बता रहा हूं वो समझ लें। X भी यहां पे हैलोजन है और X- भी हैलोजन है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पढ़ के आए थे, जब क्लोरीन लिया था आपने ध्यान हो तो अपने को इंट्रोडक्शन मैंने क्लोरीन को लेके ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 1, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में +3, +5, +7 इस तरीके से लेके चले थे। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड भी बनेंगे तो हैलोजन हैलोजन या तो 1:1 रेशियो में आएगा, या 1:3 रेशियो में आएगा, 1:5 में या 1:7 में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1, 3, 5, 7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कहां से, फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि एनोमलस बिहेवियर शो करता है फ्लोरीन। थर्ड क्लोरीन से लेके बाद बाकी सभी के पास डी ऑर्बिटल की मतलब की एब्सेंस होगा नहीं,
फ्लोरीन के पास तो डी ऑर्बिटल एब्सेंस होगा, यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होगा। तो जो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एलोजन्स, वो क्या करते हैं 1 3 5 7। तो अब दो एलोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो किस टाइप के इंटर एलोजन कंपाउंड बना सकते हैं, या तो XX- टाइप का, या XX-3 टाइप का, X-5 टाइप का, या X-7 टाइप का। तो ये टाइप है, इंटर एलोजन कंपाउंड के टाइप है। अब देखें यहाँ पे कि इसमें जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊं आपको, तो यहाँ पे हमारे पास XX टाइप का क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, और कौन बना सकता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। यहाँ पे ब्रोमीन के साथ क्लोरीन, और कौन बना सकता है, आयोडीन के साथ भी ब्रोमीन। आप देखेंगे तो ये कैसे लग रहे हैं, XX-, ये भी क्या है, हेलोजन, ये भी हेलोजन है दोनों में। अब ध्यान ये रखना कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, तो जो जितनी ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा वो उतना ज्यादा नेगेटिव। तो फ्लोरीन तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसी तरीके से इसमें चलेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। और अपने को पता है ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कम होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे भी बताएं आप कि अगर इस टाइप के कौन कौन से बना सकते हैं, जैसे ClF3 टाइप बन सकता है, और ये कैसे होंगे, लीनियर शेप में होंगे, लीनियर स्ट्रक्चर होगा इनका, कैसा, लीनियर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे BrCl3 ICl3 इस टाइप के बनाएंगे, और ये कैसे होंगे, सभी के सभी स्ट्रक्चर इनकी कैसी होगी, सबके पास लॉन पेयर होंगे, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर रखते हैं, पिरामिडल। मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं कि XX-3 टाइप के कौन बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे BrF5 टाइप का बन सकता है, और IF5 बन सकता है, ClF5 टाइप बन सकता है, और ये होते हैं, अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो ये पिरामिड स्क्वायर पिरामिडल, ये कैसे होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, इनकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पिरामिडल टाइप के। उसके बाद ये केवल एक ही बनाता है, फ्लोरीन IF7, ठीक है, IF7, और इसकी डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल, अगर आप डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल को देखेंगे, IF 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल, ये कैसा, यहां ध्यान दें, मैंने कहा यहां पे आप ध्यान रखें XX- टाइप के भी इंटर एलोजन होते हैं, XX-3, XX-5, XX-7 टाइप के। यहां पे लीनियर क्यों बोला, अब Cl और F एक एक हैं तो लीनियर टाइप का। पिरामिडल आप जानते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन के साथ साथ 3 फ्लोरीन हैं, तो ये कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, और ये 2 लॉन पेयर हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना पिरामिडल के साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिरामिडल के बाद ये आपको ध्यान रखना, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप के होते हैं, जैसे Br लिया, उसके साथ 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, ये स्क्वायर बना लेंगे 4 फ्लोरीन, और 1 फ्लोरीन ये जाएगा तो ये पिरामिड बना लेगा। डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल IF7 का कैसा कैटेगरी होगा वो भी आप देख चुके हैं। यहाँ पे आयोडीन है, ये 6 फ्लोरीन, तो ऑक्टाहेड्रल नुमा जुड़ जाती हैं स्क्वायर, और ये 2 पिरामिडल, और ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, 1 फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये डिस्क्रीट ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इंटर एलोजन कंपाउंड को ध्यान रखेंगे कि व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन्स रिएक्ट टू ईच अदर या कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ इंटर हैलोजन कंपाउंड, दीज आर ऑफ 1 2 3 4 टाइप्स, XX-, XX-3, XX-5, XX-7। अब ये अपने को लर्न नहीं करने, अपने को पता देता है वो उसमें, ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप की स्ट्रक्चर रखता है, किस टाइप की ज्योमेट्री होती है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। कुछ प्रिपरेशंस में ध्यान रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे अपने पास कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं वो ध्यान रखना है यहाँ पे।
यहाँ पे देखें, अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पहली जो रिएक्शन है वो क्लोरीन और फ्लोरीन, इनको जब हम लोग इक्विमोलर रेशियो में लेके चलते हैं, इक्विमोलर, इक्वल वॉल्यूम भी लिखा आ जाता है कहीं कहीं, क्या लिखा आ जाता है, इक्वल वॉल्यूम, दोनों 1:1 में आप लेके चल रहे हैं। यहाँ पे इक्विमोलर रेशियो में जब लेके चलते हैं 437 केल्विन टेम्परेचर पे इसको, तो ये हमें क्या देता है, ट्वाइस ClF टाइप का, मतलब XXS टाइप का हमें कंपाउंड प्राप्त होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड ClF। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर इसी रिएक्शन में क्लोरीन हम ऐसे ही रखें और फ्लोरीन को हम लोग एक्सिस में लेके चलें, किस में, एक्सिस में, यही चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, जब क्लोरीन और फ्लोरीन इक्विमोलर रेशियो में हैं तो ClF, और जब क्लोरीन फ्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन फ्लोरीन इक्विमोलर रेशियो में ना हो, जब फ्लोरीन एक्सिस में हो, क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में ये देता है ClF3, मतलब पिरामिडल लुक। ठीक है, ClF3। तो क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड यहाँ मिलेगा हमें, अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे, 2 क्लोरीन है यहाँ, 2 करेंगे, 2 3 6, तो ये 3 ले लेंगे। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 573 केल्विन का होता है। इनको बनाते चलें आप लोग, फिर मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ। देखें थर्ड अपने पास और क्या क्या मिल सकता है हमें, I2 और Cl में भी ये मैंने बताया था। यहाँ पे अगर इसकी जगह पे I2 लेके चलें और फ्लोरीन अब एक्सिस में लेके चलते हैं, तो आयोडीन के साथ फ्लोरीन हमारे पास एक्सिस में होगी, तो ये IF3 टाइप का बनाएगा। बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ 2 आयोडीन हो गए, 2 3 6 फ्लोरीन, तो ये 3, तो IF3। ये ध्यान रखना, ये XX-3 टाइप का बन रहा है, ये अपने पास XX- टाइप का इंटर हैलोजन बन रहा है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है वो भी समझ लें कि इन दोनों में ClF में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर फ्लोरीन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन एज अ साइड एटम है, और सेंट्रल एटम हमेशा कैटायन जनरेट करता है, जो नेगेटिव, जिसके जो माइनस का चार्ज कैरी करेगा वो हमेशा और हमेशा साइड एटम होगा, कभी सेंट्रल एटम नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर में भी ये सब चीज़ें देखते थे जब आप 11th में पढ़ के आए थे केमिकल बॉन्डिंग में। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन ले लेता इसकी जगह पे, यहाँ पे, तो यहाँ अपने को क्या मिलता, I, अगर मैं इस जगह फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लेके चलता, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लेके चलता Cl2, इसको एक्सिस में लेता, तो ये मेरे पास क्या देता, ICl3। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इक्विमोलर रेशियो लेके चलूँ आयोडीन और क्लोरीन का, अगर मैं इसका इक्विमोलर रेशियो लेके चलूँ, जैसे आयोडीन और क्लोरीन में ये क्लोरीन एक्सिस में रखा, अगर मैं इसका इक्विमोलर रेशियो लेके चलूँ, इक्विमोलर रेशियो, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, अपने को पता चल जाएगा। यहाँ पे इक्विमोलर रेशियो अगर लेके चल रहे हैं, अगर आप इसको इक्विमोलर रेशियो में लेके चल रहे हैं, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ICl। तो यहाँ पे XX- टाइप का अपने को इंटर हैलोजन कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, लीनियर टाइप का। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ Br2, और मैंने यहाँ पे मैंने कहा Br2 और F2 में ये मैं लेके चला, अगर मैंने फ्लोरीन को एक्सिस में लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, जब फ्लोरीन और Br2 को हमने ऐसे करके रेशियो में ले लिया Br2 F2, तो आप यहाँ से 2 बना सकते हैं। आप यहाँ पे XX- टाइप का बनाएंगे BrF3, मैंने XX-3 टाइप का बनाया। और अगर मैं इसी को यहाँ पे ऐसे दिखा देता Br2 + F2, और F2 को मैं एक्सिस में कर देता, तो यहाँ फ्लोरीन तो नेगेटिव है, तो ब्रोमीन अपने सेंट्रल एटम हुआ यहाँ पे। अगर मुझे XX- इसको एक्सेस में ले लूं, तो ये ब्रोमीन किसके साथ, फ्लोरीन के साथ XX5 टाइप का भी आप बना सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना। कब, दोनों में अंतर क्या है कि इसमें हमने फ्लोरीन को एक्सिस में रखा है। अब बैलेंसिंग करनी हो तो बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। यहाँ ब्रोमीन 2 है, 2 कर देंगे, 2 3 या 6 है तो यहाँ 3 कर देंगे। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, 2 कर देंगे, 2 5 या 10 है तो यहाँ 5 कर देंगे। तो ध्यान रखना कि ये दोनों केस में जब ब्रोमीन फ्लोरीन में
हमने क्या किया, फ्लोरीन को एक्सिस में लिया तो BrF5, और अगर हम लोग नॉर्मली रिएक्शन कर रहे हैं तो BrF3। ठीक है, तो इनिशियली हम XX3 टाइप बनाते हैं, और अगर एक्सिस में लेते हैं फ्लोरीन ब्रोमीन की अपेक्षा तो XX-5 टाइप बन रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास इंटर हैलोजन प्रिपरेशंस हैं जो NCERT में अपने को मिल जाती हैं, बट ये इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे दिखा दिए हैं। आप इनको चाहें एक जगह पे कलेक्ट कर लें, और यहाँ पे इतना अपने को दिखना चाहिए। ये अपने पास कुछ प्रिपरेशंस हैं जो अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। जब क्लोरीन फ्लोरीन दोनों इक्विमोलर में है तो XX-, क्लोरीन फ्लोरीन में फ्लोरीन एक्सिस में है तो XX-3 टाइप मतलब ClF3 टाइप बनेगा। आयोडीन क्लोरीन अगर क्लोरीन एक्सिस में है तो ICl3 टाइप बनेगा। जो एक्सिस में है वो X3 टाइप बन रहा है, देखो आप। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको इंटर हैलोजन के लिए आपको ध्यान रखना है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपको शायद समझ में आ गया होगा कितने टाइप के होते हैं, कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं, किसके साथ कौन कौन किसके साथ मिलकर क्या बनाता है। ध्यान केवल इतना रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सेंट्रल एटम पर होता है हमेशा, और जो X- लेंगे वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही लेंगे। X हमेशा जो है, दो हैलोजन अपने ने लिए थे ना, ऐसे मैंने कहा ClF, तो ऐसे ले रहे हैं ना X, तो ये और इसमें ध्यान रखना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पॉजिटिव की तरीके ट्रीट करेंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव की तरीके से ट्रीट करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में कि ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट मॉलिक्यूल एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि उनके बीच में म्यूचुअली शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे Cl और F है तो Cl और F में इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा, कोवलेंट बॉन्ड है। और नेचर में कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल का मतलब उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हैलोजन हैलोजन के बीच में। और ये कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दूसरी चीज, क्लोरीन ClF जो है, जो ClF है ये हमारे पास कैसी है, गैस। ClF केवल गैस है। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब जो इजीली एवोपरेट हो जाए, या सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। ClF के अलावा जितने भी आप XX-3 या जो भी लेके चलते हैं, आप देखेंगे जितने भी आप लेके चलेंगे ClF के अलावा वो सभी अब क्या होंगे, वॉलेटाइल लिक्विड या सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट ClF हमेशा क्या होगा, गैस। ठीक, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। सिंस फ्लोरीन डज नॉट हैव बैक एंड डी ऑर्बिटल, आपको पता है एनोमलस बिहेवियर का ये पॉइंट होता है कि ये ग्रुप का, अपने ग्रुप का क्या है, पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, तो साइज में भी स्मॉल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, डी ऑर्बिटल की एब्सेंसी होगी। तो बैक एंड डी ऑर्बिटल इसके पास ना होने के कारण इट कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये केवल क्या शो करता है, फ्लोरीन ओनली शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई बैकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल बैकेंट नहीं है। इट डज नॉट प्ले द रोल ऑफ सेंट्रल एटम इन इंटर हैलोजन कंपाउंड। मैंने अभी बताया कि क्योंकि हमें इसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल बैकेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट कर पाता, मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखता है अपने पास। ठीक है, और इस वजह से माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है, सेंट्रल एटम हमेशा पॉजिटिव रखता है, माइनस तो रख ही नहीं सकता। तो इसके लिए ये क्या है, किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के रूप में अपना रोल अदा नहीं कर पाता है, प्ले नहीं कर पाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि फ्लोरीन हमेशा साइड एटम ही होगा। ठीक, तो कुछ ये खास बातें हैं अपने पास। यूजेस देख लेते हैं जल्दी से, छोटे छोटे यूजेस हैं यहाँ पे कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो आर यूज्ड एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जैसे क्लोरीन में क्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते थे, इंटर हैलोजन में क्या बोल रहे हैं, फ्लोरीनेटिंग, क्योंकि ऑलवेज फ्लोरीन एग्जिस्ट एज अ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है, यहाँ पे UF6। ये क्या है, इसका जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो किसके कैसे यूज करते हैं, हम किस पर्पज से यूज कर लेते हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के मैन्युफैक्चर के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड का यूज करते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ClF3, BrF3 अभी बताया ना था, ICl, मतलब कईयों सारे बताए थे आपको, चाहे वो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ XX-3, XX-5,
XX-7। तो यहाँ पे मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल बताए थे IF7 टाइप से, ध्यान है आपको, एक एक में एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ, BRF5 टाइप से। अब ऐसा नहीं कि BRF5 बना था, BRF3 भी बनाया था अपने लोगों ने, और यहाँ पे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड में FCl भी बनाया था, ClF। ठीक है, तो आप देखेंगे कई सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूज करते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है कि वेरियस टाइप के कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करते हैं, ये बोल सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। इट इज यूज्ड एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो इस चीज को ध्यान दें आप लोग। हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं। कि आपसे एक एनसीईआरटी के अंदर आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा, एग्जाम्पल दिया होता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ BRF3 on the basis of बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, बट इसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया था बोर्ड एग्जाम में कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। एक्चुअली गलती क्या करता है बच्चा कि इसको देखे ना हम लोग सीधा पिरामिडल पे सोच जाती, क्योंकि मैंने जर्नली आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया था, ध्यान रखना, जो कि गलत है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में XX-3 का हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो इसी तरीके से बताया था, इस तरीके से आपको X' पिरामिडल टाइप का। तो ये गलत है अपने पास। ये पूछने का पर्पज ही ये है कि बच्चा जर्नली इसको पिरामिडल बोल देता। अदर जितने भी अपने पास जो होते हैं XX-3 वो मैंने आपको पिरामिडल बताए थे, वो ठीक है। यहाँ पे मैंने बट ध्यान रखना इसके केस में अकॉर्डिंग टू द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यहाँ पे ब्रोमीन एज अ सेंट्रल एटम और जो अपने पास फ्लोरीन होते हैं इस तरीके से अपने पास एक मिनट, इस तरीके से अपने पास फ्लोरीन होते हैं, और जो दो लॉन पेयर होते हैं, ब्रोमीन के पास बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2, हैलोजन फैमिली के पास सबके पास 7 होते हैं, इसके पास भी 7 हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, ये अंडरस्टूड है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इसके अलावा ब्रोमीन के पास 1 2 3 4 जो दो बकाया हैं ये एज आ लॉन पेयर हम लोग यूज इस तरीके से दिखा देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपने ये जो फॉर्म पढ़ी हुई है पिरामिडल, ये पिरामिडल, ठीक है ना, ये क्या ट्राइगोनल और बाई पिरामिड ऐसे करके पढ़ी होगी, बट मैंने यहाँ पे इनको क्या लिया, एज आ लॉन पेयर यूज किया है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की शेप आपने पढ़ी है, वहीं से मैंने ये दो लॉन पेयर जो रखे हैं, दोनों लॉन पेयर, ये दोनों लॉन पेयर जो हैं वो हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिए। ये जो लॉन पेयर हैं ये 2 लॉन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको सॉल्व मिल जाएगा, वहाँ लैंग्वेज भी काफ़ी लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंड टी शेप में स्ट्रक्चर होता है इसका, ये ध्यान रखना अपने को, कैसा होता है, टी शेप, जो किसकी डिस्टॉर्टेड शेप होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की, क्योंकि इसके दोनों लॉन पेयर के यहाँ, लॉन पेयर का यहाँ रहने की वजह क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन पे लॉन पेयर टू लॉन पेयर रिपल्सन मिनिमाइज हो सके और ये एग्जिस्ट कर सके स्टेबल फॉर्म में। तो इसकी शेप ध्यान रखना, BRF3 की अकॉर्डिंग टू द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कैसी होती है, टी शेप होती है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना 17th ग्रुप कंप्लीट किया है, और जो चीज़ें खास है वहाँ पे मैंने आपको ध्यान रखने को बोला है, वापस से मैं बता देता हूँ कि जितने भी इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस होती हैं इनको बाकायदा आप बार बार प्रैक्टिस करके ही ध्यान रखें,
ठीक है। लॉजिक तभी काम में आएगा जब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आपको कंफर्म होंगी। इनको प्रॉपर वे में आप पहले नोट्स में बनाते हुए ध्यान रखें, उसके बाद रफली कम से कम किसी भी रिएक्शन को 2 से 4 बार लिखें। बैलेंसिंग का मैं जरिया बता चुका हूँ। छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, कौन सा किस चीज़ को कब एक्सेस में लेने पर कौन सा मेन कंपाउंड बनता है, और एक दूसरे को कंपैरिजन करके भी ध्यान रखें, जिससे आसान हो जाती। बहुत सारी रिएक्शन आपको एक दूसरे को कंपैरिजन करके याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्वस्थ मन से पढ़ते रहिए। मिलते हैं ग्रुप 18 के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।